हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 10 के लिए एक प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसी चैप्टर से पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझा था। आज इस चैप्टर के 4 टॉपिक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध और रेखीय आवर्धन का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम लोग इसके विषय में अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अवतल दर्पण की अलग अलग स्थितियों के लिए कैसे अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग स्थितियों के लिए किस प्रकार से अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। कई सारी स्थितियां थी उसमें, ऐसे ही आपको बता देते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी स्थिति थी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगली स्थिति जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। अगली स्थिति जब फोकस पर स्थित हो। अगली स्थिति जब फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। सभी स्थितियों में सिवाय एक स्थिति को छोड़कर, कौन सी स्थिति? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, उस स्थिति को छोड़कर सभी स्थितियों में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता था? वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था। इसी कड़ी में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? एक ही स्थिति में बनता है। यहां पर हो गया F, यहां पर C। F क्या है? मुख्य फोकस है। C क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। वस्तु यहां रखी हुई। हमने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से चलने वाली प्रकाश की किरण? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। दूसरी किरण कहां जाती है? वक्रता केंद्र की ओर जाती है। कहां जाती है? वक्रता केंद्र की ओर जाती है। और हम जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वो किरण, जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वो किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती, इधर से जाती है और पुनः परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें यदि पीछे को बढ़ाई जाएं तो ये फैलती हुई जाती हैं, यानी ये कहाँ काटती हैं? यहाँ पर दर्पण के पीछे, इस तरह से। और यहाँ पर बिंदु O डैश का प्रतिबिंब बिंदु I डैश बन जाता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है।
और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है और हमेशा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। और ध्रुव के बीच बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। और उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति के लिए हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा ही प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है उत्तल दर्पण के। किसी भी स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए यही स्थिति है। आइए आगे चलते हैं। दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। एक अवतल दर्पण का और बना लेते हैं चित्र। अवतल दर्पण का हो गया। वस्तु को मान लीजिए यहां रखे, यहां से ये मुख्य फोकस से होकर निकल गई, दूसरी कहां से गई? दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गई, यहां से होकर गई और पुनः उसी मार्ग से जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें आपस में इस बिंदु पर काटती, इस बिंदु पर वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश बन जाता है। अब हमको क्या देखना है? हमको देखना है दूरियां नापने की परिपाटी। हम कौन सी दूरी किस तरह किस प्रकार लेंगे? देखिए इसमें दो अक्ष हैं, ये है x अक्ष, इसमें ये है y अक्ष, इसमें भी ये x अक्ष है और ये कौन सा है? y अक्ष। दो चीज जान लीजिए। दर्पण में, पहली चीज, दर्पण में वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है? वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से। कोई भी दूरी हो, चाहे x अक्ष पर नापी जाए और चाहे y अक्ष पर नापी जाए, हमेशा कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से। अब ये जान लीजिए, जो दूरियां मुख्य अक्ष पर ध्रुव से बाईं ओर नापी जाती हैं, ध्रुव से बाईं ओर मापी जाती हैं, उनको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। जो दूरियां ध्रुव P से y अक्ष की ओर मापी जाती हैं, उनको हम धनात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। कैसे रखते हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूरियां चाहे x अक्ष पर हो चाहे y अक्ष पर हो, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाती, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाती हैं, वो सभी धनात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती है। कैसे नापी जाती हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ।
जो दूरियां चाहे वो x अक्ष पर हो चाहे y अक्ष पर हो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी जाती हैं, इधर की ओर, ये सभी कैसे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब देखिए इसमें जो वस्तु की लंबाई है वस्तु की दूरी है, कहां से? ध्रुव से। वस्तु की दूरी है ध्रुव से, इसको किस में लिया गया है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया गया है। इधर जो प्रतिबिंब की दूरी है वो y अक्ष पर मापी जा रही है, तो y अक्ष पर किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा? धनात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है, यहां पर वस्तु को एक और देखिए, यहां पर वस्तु को x अक्ष से ऊपर की ओर रखा गया है, तो इधर जब मापा जाएगा तो ये धन चिन्ह, इसमें प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो ये भी धनात्मक चिन्ह के साथ मापा जाएगा। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो ये किस चिन्ह के साथ मापा जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक है, यहां पर इस केस में वस्तु को ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापा जाएगा, इसमें प्रतिबिंब को धनात्मक चिन्ह के साथ, लेकिन इसमें प्रतिबिंब इधर बन रहा है ध्रुव से बाईं ओर, तो इसको भी हम किस चिन्ह के साथ रखेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। यानी इसमें वस्तु की लंबाई भी और वस्तु की दूरी किससे? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे, जबकि इसमें वस्तु की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ और प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, लेकिन यही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस धनात्मक चिन्ह के साथ होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि यह ध्रुव से बाईं ओर मापी जा रही, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से दाईं ओर मापी जा रही, अतः यह कैसी होगी? धनात्मक चिन्ह के साथ। क्या? वक्रता त्रिज्या। आशा आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार बता दें, जो दूरियां y अक्ष पर मापी जाती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं, जो दूरियां x अक्ष पर मापी जाती हैं हमेशा ऋणात्मक होती हैं। जो दूरियां चाहे y अक्ष पर हो चाहे x अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो या x अक्ष पर हो, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, और जो नीचे की ओर मापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। यही है चिन्ह की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब आइए देख लेते हैं दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। यूवीएफ में संबंध किसके लिए? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध देखिए, दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए यूवीएफ में यही संबंध है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक ही फॉर्मूला है दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। इसमें u क्या होगा? इसमें u का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। v का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, और f का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। इसमें u का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। v का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और f का मान क्या होगा? ये भी ऋणात्मक। ठीक है, अब मानव वस्तु की दूरी इसमें क्या होगी?
OP बराबर क्या होगी, U होगी। U कैसा, माइनस U। OP बराबर क्या होगी, माइनस U होगी। इसको हम C वक्रता केंद्र मान लेते हैं। OP बराबर क्या होगा, OP बराबर U होगी। IP बराबर क्या होगा, माइनस V होगी। और PF बराबर क्या होगा, माइनस F होगा। ठीक है, इस समय भी दर्पण का यही सूत्र होगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होगा। इसमें भी क्या होगा, OP बराबर माइनस U, PI बराबर हो जाएगा क्या, प्लस V, PF बराबर प्लस F, और PC बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं F बराबर होता है R/2, या R बराबर PC बराबर R होगा माइनस R, ये बराबर हो जाएगा क्या, 2F। इस तरह से इसमें भी PC बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें प्लस होगा, इसमें क्या होगा, प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, माइनस R होगा बराबर माइनस 2F। लेकिन दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा, दोनों के लिए यही होगा, अवतल दर्पण के लिए भी यही होगा, वो सॉरी उत्तल अवतल के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। दोनों फार्मूले कैसे होंगे, एक समान होंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। दोनों फार्मूले जो है वो एक समान ही होंगे। इसको सिद्ध करना नहीं है आपको, आपके कोर्स में इसका निगमन नहीं है, केवल आपको इतना ही याद रखना है कि चाहे उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला हो चाहे अवतल दर्पण के लिए फार्मूला हो, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है यही समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। रेखीय आवर्धन की क्या है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को, फिर से जान लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। माना वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई है ओ डैश बराबर क्या हो, माइनस y1, या इसको हम क्या सॉरी y1 हो प्लस y1, इसको हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या लिख देते हैं, ओ से भी प्रदर्शित कर देते हैं। यहां पर आई डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, माइनस y2, या इसको हम आई लिख देते हैं, आई का मतलब इमेज। यह माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि यह दूरी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई है, अतः इसको हम जो है क्या लिख देते हैं, माइनस y2 लिख देते हैं। अब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी OP बराबर क्या होगी, माइनस U होगा, और IP बराबर अभी हमने बताया था IP बराबर माइनस V। अब क्या 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 लिखेंगे, परिभाषा क्या है हमारी, प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई यानी y2 माइनस y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन माइनस U इज इक्वल टू यम। यम क्या है, रेखीय आवर्धन, यम है रेखीय आवर्धन।
अब ये माइनस प्लस हो गया, अब हो गया माइनस y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू m, अथवा y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू m। ठीक है, ये हो गया फार्मूला, ये हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए ओ डैश ये क्या होगा, ओ डैश बराबर प्लस y1, आई डैश बराबर प्लस y2। ठीक है, अब ध्रुव से वस्तु की दूरी OP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u, और प्रतिबिंब की दूरी IP बराबर क्या हो जाएगा, प्लस v, IP बराबर प्लस v हो जाएगा। ठीक है, IP बराबर प्लस v। अब देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं y2 अपॉन y1, ये क्या हो गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इज इक्वल टू v प्लस की माइनस u इज इक्वल टू m। अब ये हो जाएगा y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू m। यानी सेम फार्मूला, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी रेखीय आवर्धन का फार्मूला दोनों ही दर्पणों के लिए, कौन से, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी दोनों ही दर्पणों के लिए कैसा होगा, यही सूत्र होगा, दोनों दर्पणों के लिए समान सूत्र होगा। इसके अतिरिक्त दर्पण के उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ियों के शीशों में किए जाते हैं। थोड़ी ही दूर में हम किसी वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण साइड मिरर होता है गाड़ी का, जिसमें पूरी रोड आपको छोटे से मिरर में दिखाई दे जाती है, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा बाजारों में लगे लैंपों पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके से अपसारी किरण पुंज निकलता है। तो ये कुछ उसके उपयोग हैं। इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर क्या करते हैं, आँख में प्रकाश डालने के लिए, कान में प्रकाश डालने के लिए, मुख में प्रकाश डालने के लिए, कोई चीज किसी प्रकाश को डाल करके देखने करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध और रेखीय आवर्धन इतना पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोग अब प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए आज यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। पुनः आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। अतः एक एक वीडियो जब से हमने शुरू किया है तब से एक एक वीडियो आप देखिए, तो आपको एक एक टॉपिक के विषय में समझ में आता चला जाएगा। इसी के लिए आज हम यही समाप्त करते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।